नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान सिलेक्शन पॉइंट। संज्ञा के कुछ नियम और भावात्मक संज्ञा किस किस संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से कैसे निर्मित होती है, ये आज हम देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान सिलेक्शन पॉइंट में। मैं आपका दोस्त बलविंदर सिंह। आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे और निरंतर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे। तो दोस्तों, आज हम क्या करेंगे, संज्ञा के कुछ नियम और भावात्मक संज्ञा किस किस संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से कैसे निर्मित होती है, ये आज हम देखेंगे। पिछली कक्षाओं में हमने देखा है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। उन सभी को हमने विस्तारित रूप से उनकी परिभाषाएं भी जान ली है और उनके उदाहरण भी देख लिए हैं। आज हम संज्ञा से संबंधित कुछ नियमों को जानेंगे। चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। संज्ञा के नियम। चलिए दोस्तों, संज्ञा की पहचान के कुछ नियम होते हैं। संज्ञा की पहचान का मतलब आपने संज्ञा के भेद कर लिए। इस तरह के प्रश्न आजकल नहीं आते। आजकल परीक्षा पैटर्न में ये सारे आसान प्रश्नों को बाहर कर दिया गया है। प्रश्न किस तरह से आते हैं, आज हम उसकी भी चर्चा करेंगे। और कुछ विशेष नियम जो हाई लेवल प्रश्न पत्रों में आते हैं या फिर ऊंची वैकेंसियों में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उस तरह के प्रश्न कैसे बनते हैं, उसका पैटर्न भी आज हम जानेंगे। संज्ञा की पहचान के नियम। संज्ञा की पहचान के नियम। अब संज्ञा की पहचान के नियम। नियम संख्या 1। नियम संख्या 1 क्या है? किसी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ यदि किसी अन्य नाम का प्रयोग किया जाए तो वह अन्य नाम जातिवाचक संज्ञा होगी। अब इस नियम को लिखवाने से पहले मैं आपको एक उदाहरण देके बताता हूं, फिर आपको नियम अच्छे से समझ आ जाएगा। उदाहरण के लिए मैंने आपको कहा अमित शाह भारत के चाणक्य है और रेखांकित कर दिया कि चाणक्य जो शब्द है वो कौन सी संज्ञा का भेद है। उदाहरण के लिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा। यदि आप सीधा चाणक्य को और आपको नियम नहीं पता तो आप चाणक्य को व्यक्तिवाचक संज्ञा में ले जाएंगे, लेकिन उत्तर आपका गलत है। इस नियम को यदि आपने पढ़ रखा है और समझ रखा है कि यदि एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ दूसरे किसी नाम का उल्लेख किया जाए तो वो दूसरा क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा होती है। यहाँ पर ये जातिवाचक संज्ञा है। इस तरह नियमों से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जिनका हमें नियम नहीं पता तो हम प्रश्न को गलत कर बैठते हैं। चलिए दोस्तों, हम नियम लिखते हैं, फिर उससे बहुत सारे उदाहरण निकाल के देखेंगे। चलिए, नियम क्या है हमारा? यदि किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ यदि किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ अन्य नाम का उल्लेख किया जाए तो वह नाम जातिवाचक संज्ञा होगा। अब ये तो हो गया हमारा नियम। हमें ध्यान क्या रखना है? एक तो वाक्य में 2 संज्ञाएं एक साथ आ गई। जैसे कि मैंने उदाहरण लिखा, राधा तो घर की गाय है। हमने नियम क्या लिखा है? किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ अन्य नाम का उल्लेख किया जाए तो वह नाम जातिवाचक संज्ञा होगा। पहला तो वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है भाई। और हमारा नियम क्या कहता है कि यदि एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ दूसरा कोई नाम आ जाए तो वो संज्ञा जातिवाचक, यहाँ तो ये गाय तो जातिवाचक है ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा भी होती तो भी ये जाति ही मानी जाती। अब हम जातिवाचक संज्ञा, ये है जातिवाचक संज्ञा। अब हम एक उदाहरण और लेके देखते हैं।
प्रभुदेवा को प्रभुदेवा को भारत का माइकल जैक्सन कहते हैं। माइकल जैक्सन कहते हैं। नियम हमारा क्या कहता है, यदि किसी वाक्य में दो संज्ञा एक साथ आ जाए, दो व्यक्तिवाचक संज्ञा भी एक साथ आ जाए, तो पहली तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, दूसरी जो व्यक्तिवाचक संज्ञा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में नहीं गिनी जाएगी, अब ये जातिवाचक संज्ञा मानी जाएगी। ये जातिवाचक संज्ञा है और ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी तरह आप कितने भी नियम बना लीजिए, ये नियम के आधार पर दूसरी संज्ञा जातिवाचक संज्ञा ही होगी। हम अंतिम एक उदाहरण लेके देखकर फिर अगले नियम पर बढ़ते हैं। अंतिम उदाहरण, प्रेमचंद को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। शेक्सपियर कहा जाता है। यहाँ पर शेक्सपियर शब्द को यदि आप सीधा बोले तो कोई पूछ ले कि शेक्सपियर शब्द क्या है, यदि अकेला शब्द दिया तो शेक्सपियर व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, लेकिन वाक्य में दिया हो किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ तो अब ये जातिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इस तरह आपने पहला नियम देखा, यदि किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ कोई अन्य नाम का उच्चारण किया जाए या उल्लेख किया जाए तो दूसरा जो नाम है वो जातिवाचक संज्ञा में गिना जाएगा। ये नियम संख्या था 1। अब हम नियम संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। तो क्या कहता है हमारा नियम संख्या 2? क्या कहता है? नियम संख्या 2 कहता है यदि किसी भाववाचक संज्ञा को बहुवचन में प्रयोग किया जाए तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। उदाहरण के लिए पहले हम नियम लिखते हैं, यदि किसी भाववाचक संज्ञा को भाववाचक संज्ञा को बहुवचन में प्रयोग किया जाए तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। मैं आपको एक दो उदाहरण लिख के दिखाता हूं। जैसे चोरी शब्द है, चोरी भाववाचक संज्ञा है। चोरी एक भाववाचक संज्ञा है, लेकिन जैसे ही आप इसको बहुवचन में बनाएंगे ना, चोरियां, अब ये जातिवाचक संज्ञा है। समझ आया? ये पहला उदाहरण है। दूसरा मैंने शब्द लिखा, यदि आप दूरी शब्द बनाएंगे, तो दूरी तो भाव है, लेकिन जैसे ही आपने दूरियां किया तो ये क्या है, ये अब जातिवाचक संज्ञा है। मैंने उदाहरण लिखा प्रार्थना शब्द क्या है भाई? भाववाचक संज्ञा, लेकिन जैसे ही आप उसका बहुवचन बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? ये भी जातिवाचक संज्ञा बन जाएगा, प्रार्थनाएं। अब इनके एक दो वाक्य बना के देखो, ऊपर वाले शब्दों से बना के देख लेते हैं। शहर में चोरियां बहुत बढ़ गई हैं। चोरियां बहुत बढ़ गई हैं। यदि आपसे प्रश्न पत्र में पूछा जाए रेखांकित शब्द चोरियां संज्ञा के किस नियम में आएगा, संज्ञा के कौन सा भेद में आएगा, तो चोरियां शब्द किसमें आएगा? जातिवाचक संज्ञा में। चोरियां शब्द, चोरी को देखकर भाववाचक नहीं बता देना, जैसे ही भाववाचक को हमने बहुवचन में परिवर्तित किया तो वह जातिवाचक संज्ञा बन गया। दूसरे में देखते हैं, परिवार में बहुत दूरियां बढ़ गई हैं। सबकी प्रार्थनाएं सुन ली गई। तो इस तरह रेखांकित शब्द क्या आएगा भाई? जातिवाचक संज्ञा। नियम संख्या 2 क्या है? यदि किसी भाववाचक संज्ञा को बहुवचन में प्रयोग किया जाए तो वह क्या बन जाता है भाई? जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। अब नियम संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। नियम संख्या 3 क्या कहता है? यदि किसी जातिवाचक संज्ञा
यदि कोई जातिवाचक संज्ञा किसी एक व्यक्ति के लिए रूढ़ हो जाए तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। उदाहरण के लिए नियम बाद में लिखेंगे, पहले आपको एक छोटा सा उदाहरण देके दिखाता हूं। आपको बताया गया, यदि आपको मैंने लिखा गांधी, गांधी जी, तो आप गांधी जी आपके सामने दिखते ही आप किसके बारे में जानते हैं? मोहनदास करमचंद गांधी। ना कि आप किसके बारे में, राजीव गांधी के बारे में नहीं सोचते, राहुल गांधी के बारे में नहीं सोचते। इस तरह ये जातिवाचक शब्द है। गांधी जी, गांधी जी का नाम गांधी नहीं था, उनकी जाति थी। तो ये जाति क्या होगी? एक व्यक्ति के लिए रूढ़ हो गई। जैसे मैंने शब्द बोला पटेल, तो पटेल शब्द बोलते ही आपके दिमाग में कौन आ गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस तरह ये नियम संख्या 3 क्या कहता है? यदि कोई जाति किसी विशेष व्यक्ति के लिए रूढ़ हो जाए तो वो क्या बन जाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। ये है तो जातिवाचक शब्द, लेकिन किसी व्यक्ति के लिए रूढ़ हो गए इसलिए क्या बन गए? व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गए। नियम संख्या हमारी 3 यही कहती है भाई। नियम संख्या क्या कहती है? यदि कोई यदि कोई जातिवाचक शब्द यदि कोई जातिवाचक शब्द किसी व्यक्ति के लिए रूढ़ हो जाए, किसी व्यक्ति के लिए रूढ़ हो जाए तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। उदाहरण के लिए मोदी जी ने देश को अलग पहचान दिलवाई। अब रेखांकित शब्द जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए रूढ़ हो गया। यहाँ पर हम मोदी जी शब्द बोलते ही नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, आपके दिमाग में नरेंद्र मोदी आएगा, ना कि नीरव मोदी। नीरव मोदी भी पैसे लेके भाग गया, तो मोदी जी शब्द बोलते ही आप नीरव मोदी थोड़ी याद कर लेते हैं, मोदी जी याद करते हैं पीएम मोदी को। इसलिए ये क्या है? तो जातिवाचक शब्द है। मोदी जी शब्द कोई किसी व्यक्ति का नहीं है, ये एक जाति का नाम है। ठीक है, तो ये जातिवाचक शब्द एक व्यक्ति के लिए रूढ़ हो गया, इसीलिए इसको अब व्यक्तिवाचक संज्ञा में माना जाएगा। अब दूसरा, शास्त्री जी देश के सर्वश्रेष्ठ नेता थे। अब इसमें यहाँ शास्त्री जी शब्द किस लिए लिया है? लाल बहादुर शास्त्री के लिए। मैंने शास्त्री शब्द जातिवाचक शब्द बोला, लेकिन आपको जातिवाचक शब्द बोलते ही एक व्यक्ति की याद आ गई, क्योंकि ये जातिवाचक शब्द एक व्यक्ति के लिए रूढ़ हो गया। तीसरा शब्द हम वाक्य हम देखते हैं, फिर समाप्त करते हैं इस नियम को। तीसरा है गांधी जी भारत के राष्ट्रपिता हैं। अब ये गांधी शब्द क्या है भाई? जाति है, लेकिन गांधी जी शब्द बोलते ही आपके सामने कौन आ गया? मोहनदास करमचंद गांधी। आपने राहुल गांधी तो आप राष्ट्रपिता बनाएंगे नहीं, राजीव गांधी को भी राष्ट्रपिता नहीं बनाएंगे, क्योंकि जैसे ही मैंने गांधी जी बोला तो आपके दिमाग में क्या है? हमारे मोहनदास करमचंद गांधी। तो इस तरह नियम संख्या 3 क्या कहता है? यदि कोई जातिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति के लिए रूढ़ हो जाए तो उसको किसमें रखेंगे भाई? व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखा जाएगा। ये अब व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है सारे। ये भी व्यक्ति का है, ये भी व्यक्ति का है, ये भी व्यक्ति का है। ठीक है, चलिए नियम संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। अब है हमारे पास नियम संख्या 4। नियम संख्या 4 क्या कहता है? यदि किसी विशेषण शब्द को बहुवचन में प्रयोग कर दिया जाए तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। उदाहरण हम देखते हैं, जैसे कोई व्यक्ति विशेषण शब्द क्या होता है? मान लो छोटा शब्द है, छोटा शब्द क्या है? विशेषण है। यदि इसको जांचना हो तो एक संज्ञा शब्द इसके साथ जोड़ के देख लीजिए, छोटा बालक, छोटा आदमी। जैसे ही हम विशेषण को क्या करते हैं? बहुवचन में प्रयोग कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। जैसे छोटे लोग, जैसे ही हमने क्या किया? छोटे में बदला
तो अब ये जातिवाचक संज्ञा बन गया। हमने एक विशेषण दिया कमजोर। कमजोर एक विशेषण है भाई। कमजोर आदमी, कमजोर बालक, कमजोर औरत, कमजोर महिला, ये सारा क्या है? विशेषण है। जैसे ही हमने इसको बहुवचन में प्रयोग किया, कमजोरों, कमजोरों, अब ये क्या है भाई? अब ये जातिवाचक संज्ञा है। तो नियम संख्या 4 क्या कहता है? यदि किसी विशेषण शब्द को बहुवचन में प्रयोग कर दिया जाए तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। नियम संख्या 4 लिख के देखते हैं हम भाई। चलो, नियम संख्या, यदि किसी यदि किसी यदि किसी विशेषण शब्द को यदि किसी विशेषण शब्द को शब्द को बहुवचन में प्रयोग किया जाए, यदि किसी विशेषण शब्द को बहुवचन में प्रयोग किया जाए तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। उदाहरण के लिए कुछ वाक्यों में हम देखते हैं, हमें कमजोरों की मदद करनी चाहिए। हमें कमजोरों की मदद करनी चाहिए। यहाँ पर विशेषण कौन सा है भाई? हम विशेषण लिख देते हैं ब्रैकेट में, कमजोर विशेषण था और उससे बहुवचन बना के हमने क्या किया? कमजोरों शब्द बनाया। हमें गरीबों की सबको गरीबों की मदद करनी चाहिए। गरीब एक विशेषण है लेकिन हमने उसको बहुवचन में प्रयोग किया, इसलिए वो क्या बन गया भाई? जातिवाचक संज्ञा बन गया। विशेषण क्या था? गरीब, उससे बनाया क्या? गरीबों। तो इस तरह नियम संख्या 4 हमें क्या बताता है भाई? यदि किसी विशेषण शब्द को बहुवचन में प्रयोग किया जाता है तो वो क्या बन जाता है? जातिवाचक संज्ञा। अब ये हमारे नियम सारे समाप्त हो गए हैं। अब हम देखेंगे कि संज्ञा, ये भावात्मक संज्ञा किस किस से निर्मित होती है। चलिए देखते हैं भावात्मक संज्ञा किस किस से बनती है। संज्ञा के विभिन्न नियम, ये तो हो चुका है। अब हम देखते हैं भावात्मक संज्ञा। पहले आप नोट लगा के एक छोटी सी बात लिख ले, नोट लगा के लिख ले। व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा नहीं बनती, बल्कि विशेषण बनता है। बल्कि विशेषण बनता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे कि जयपुर, बीकानेर, जोधपुर। अब इसके पीछे यदि आप प्रत्यय लगाएंगे तो भाववाचक संज्ञा नहीं बनता, विशेषण बन जाता है। जैसे मैंने इसके पीछे लगाया ई, इसके पीछे भी प्रत्यय लगाया ई, और इसके पीछे भी प्रत्यय लगाया ई। अब बना के देखते हैं भाई, इससे क्या बना? जयपुरी। अब जयपुरी विशेषण है, यह जांचने के लिए तरीका क्या है भाई? उसके पीछे हम कोई संज्ञा लगा के देख लेते हैं। जैसे जयपुरी कोट, ये जयपुरी कोट एक दूसरे से मिलते जुलते और बिल्कुल तारतम्य अच्छे से बैठ रहे हैं, यानी ये एक विशेषण शब्द है। दूसरा बीकानेरी, भुजिया, बीकानेरी भुजिया, देखिए ये भी विशेषण है। तीसरा है जोधपुरी जूतियां, तीसरा भी विशेषण है। तो इस तरह व्यक्तिवाचक संज्ञा के पीछे यदि प्रत्यय लगाया जाए तो भाववाचक संज्ञा न बन के क्या बनता है भाई? ये बन जाता है विशेषण। चलिए, भाववाचक संज्ञा का निर्माण। भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस किस से होता है भाई? भाववाचक संज्ञा के निर्माण। और हर बार भाववाचक संज्ञा का निर्माण होगा किससे?
प्रत्यय जोड़कर, हर बार प्रत्यय ही जोड़ना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है, प्रत्यय जोड़कर ही भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जाएगा। सबसे पहले हम करके देखते हैं जातिवाचक संज्ञा से, जातिवाचक संज्ञा से, जातिवाचक संज्ञा से, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, भाववाचक संज्ञा का निर्माण, संज्ञा का निर्माण। देखें कुछ जातिवाचक शब्द लिखते हैं, जैसे बच्चा, एक लिखते हैं हम लड़का, एक लिखते हैं हम शिशु, एक शब्द लिखते हैं हम माता। ये सारे क्या है भाई? जातिवाचक शब्द हैं। अब इनके पीछे प्रत्यय जोड़ेंगे और फिर हम इसको भाववाचक संज्ञा में बदलकर देखेंगे। हमने प्रत्यय जोड़ा पन, इसके पीछे भी प्रत्यय जोड़ा पन, इसके पीछे प्रत्यय जोड़ा कब, इसके पीछे प्रत्यय जोड़ा, इसके पीछे भी मात्र तब। लीजिए अब ये भाववाचक संज्ञा बन गई भाई, बचपन बनेगा भाई इसका, बचपन। दूसरे का लड़कपन, लड़कपन। तीसरे में शिशुत्व, शिशुत्व। चौथे में मातृत्व। इस तरह हम जातिवाचक संज्ञा से क्या बना सकते हैं? भाववाचक संज्ञाएं। कैसे? प्रत्यय जोड़कर। अब हम देखते हैं, ये तो है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। अब हम करेंगे सर्वनाम से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कैसे होता है। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण, सर्वनाम से, सर्वनाम से भाववाचक वाचक संज्ञाओं का निर्माण, संज्ञाओं का निर्माण। तो इधर हम सर्वनाम संज्ञा लिखते हैं, सर्वनाम लिखते हैं, फिर उसको हम प्रत्यय बनाकर, प्रत्यय जोड़कर उसको भाववाचक संज्ञा का निर्माण करेंगे। सबसे पहले सर्वनाम जैसे कि अपना, अपना। उसके बाद मम, मम भी एक सर्वनाम होता है भी। एक होता है तेरा, ये भी एक सर्वनाम होता है। मेरा, ये भी एक सर्वनाम होता है। अब इनके साथ अब हम अपना, मम, तेरा और मेरा सर्वनाम शब्दों के साथ क्या जोड़ेंगे? प्रत्यय जोड़ के उसको भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। अब इसके साथ, अपना के साथ पन प्रत्यय जोड़ दीजिए, तो क्या बन गया? अपना पन। ये भाववाचक संज्ञा है, अपना पन। ममत्व के साथ तव प्रत्यय जोड़ दिया, तो क्या बनेगा? ममत्व। और यदि किसी मम के साथ ता प्रत्यय जोड़ा जाता तो बनता ममता। आगे तेरा के साथ पन प्रत्यय जोड़ा जाए तो बनेगा तेरापन। आगे मेरा के साथ पन प्रत्यय जोड़ा जाए तो क्या बनेगा? मेरापन। इसके अलावा एक शब्द और है, जैसे निज प्रत्यय, निज सर्वनाम है, उसके साथ लगाना है का प्रत्यय जोड़ा तो बनेगा निजता। इस प्रकार सर्वनाम, सर्वनाम शब्दों के साथ भी आप प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कर सकते हैं। अब हम देखते हैं विशेषण के साथ हम प्रत्यय जोड़कर कैसे उसको भाववाचक संज्ञा में बदल सकते हैं। देखते हैं निर्माण विशेषण से, विशेषण से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। उदाहरण के लिए जैसे अमीर शब्द है विशेषण, अमीर आदमी। फिर है गरीब शब्द, वो भी क्या है? विशेषण है, जैसे गरीब औरत, गरीब लड़का, गरीब लड़की। इसके अतिरिक्त कमजोर शब्द है, वो क्या है भाई? ये भी विशेषण है, जैसे कमजोर आदमी। इसके अलावा मीठा शब्द, ये भी विशेषण है। सुंदर शब्द, ये भी विशेषण है। ये सारे विशेषण शब्दों के उदाहरण है। अब इनके पीछे यदि हम प्रत्यय जोड़ दें तो जो शब्द निर्मित होगा वो भाववाचक संज्ञा होगा। जैसे कि अमीर के साथ पी प्रत्यय जोड़ा तो शब्द बना अमीरी, ये भाववाचक संज्ञा है भाई, अमीरी। इसके अलावा गरीब के साथ फिर पी प्रत्यय जोड़ा तो शब्द बना गरीबी, ये भाववाचक संज्ञा है भाई, गरीबी। कमजोर, ई प्रत्यय जोड़ा इसके साथ कमजोरी, कमजोरी, ये भाववाचक संज्ञा है। आज प्रत्यय जोड़ा मिठास, ये भाववाचक संज्ञा है, मिठास। इसके अतिरिक्त सुंदर के साथ ता प्रत्यय जोड़ा तो बनेगा सुंदरता, सुंदरता। और यदि इसके साथ तब प्रत्यय जोड़ा जाए तो क्या बनेगा?
सुंदरतम, सुंदरतम। ये शब्द आपने विशेषण से भाववाचक संज्ञाओं के निर्माण के बारे में देखा। यदि विशेषण शब्दों के पीछे प्रत्यय जोड़कर उन्हें किसी संज्ञा में परिवर्तित करना हो तो वो किस संज्ञा में परिवर्तित होंगे? भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित होंगे। हम देखते हैं क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कैसे होता है। क्रिया से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कैसे बनता है? जैसे क्रिया शब्द है, जैसे पढ़ना, चढ़ना, इसके बाद लड़ना, चलना, लिखना, लिखना, गिरना, गिरना। अब भाववाचक संज्ञाएं जब क्रिया शब्दों को बनाया जाता है तो सबसे पहले आपको इसमें से क्या हटा देना भाई? ना हटा देना है, उसके साथ प्रत्यय जोड़ देना है। नोट लगा के एक बात लिख ले, ना हटाकर, ना हटाकर प्रत्यय जोड़े। यदि आपको क्रिया शब्दों को भाववाचक संज्ञाओं में बदलना है तो पहले क्रिया शब्द के ना को हटाएं, फिर उसके साथ क्या जोड़े? प्रत्यय जोड़े। जैसे उदाहरण के लिए हमने पढ़ निकाला, उसमें जोड़ा है आई, तो शब्द क्या बन गया? पढ़ाई। ये शब्द है भाववाचक संज्ञा। उसके बाद चढ़, चढ़ के साथ आई प्रत्यय, चढ़ाई, तो क्या बन गया? चढ़ाई। इसके अतिरिक्त लड़ के साथ वही सीन, लड़ प्लस आई, लड़ाई, लड़ प्लस आई, लड़ाई शब्द। उसके बाद चलिए मूल भाववाचक संज्ञा में आ जाता है। इसके अलावा लिख प्लस आहत, लिख प्लस आवट, लिखावट, लिखावट, लिखावट। इसके अतिरिक्त गिर प्लस आवट, गिरावट, गिर प्लस आवट बराबर में गिरावट। गिरावट, गिरावट। तो इस प्रकार आपने देखा क्रिया शब्दों के पीछे जो ना है पहले उसको हटा दे, फिर उसमें प्रत्यय को जोड़ दे। तो बच्चों आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल राजस्थान सिलेक्शन पॉइंट को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको चैनल से संबंधित अन्य जानकारियां उपलब्ध हो सके। इसी के साथ हमारी ये 3 कक्षाएं संज्ञाएं से संबंधित पूरी हो चुकी है। ये पूरा संज्ञा प्रकरण व्याकरण कोटि यहाँ पूरी होती है। तो नेक्स्ट जो क्लास हमारी चौथी क्लास आएगी वो सर्वनाम की होगी। उम्मीद करते हैं कि आपको जो पढ़ाया गया वो आपको समझ आया होगा और आने वाली परीक्षाओं में आपको सहयोगी होगा। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।